भूषण की क्लास मानव की विवेकशीलता में सभी साथियों का स्वागत है। यह मानव की विवेकशीलता का 50वां भाग है, 50वां एपिसोड है। यह प्रथम भाग से लेकर 50वें भाग तक की यात्रा करते हुए मानव की विवेकशीलता आगे बढ़ रहा है। इसमें आप लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, समर्थन भी मिल रहा है, इसलिए सभी को धन्यवाद इस 50वें एपिसोड के लिए। यह मानव की विवेकशीलता का 50वां एपिसोड, 50वां भाग डॉक्टर अंबेडकर के प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि इंग्लैंड में हुआ था 12 नवंबर 1930 को इंग्लैंड में हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, जिसका उद्घाटन किंग जॉर्ज पंचम और अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। डॉक्टर अंबेडकर महान जल सत्याग्रह समारोह आंदोलन में महातालाब आंदोलन के द्वारा, काला राम मंदिर के द्वारा भारत के क्षितिज पर छा गए थे। डॉक्टर अंबेडकर महातालाब आंदोलन और काला राम मंदिर आंदोलन से भारत के क्षितिज पर छा गए थे और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वे विश्व के रंगमंच पर छा गए। उनकी पहचान विश्व के नेता के रूप में, विश्व के विचारक के रूप में होने लगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस सम्मेलन में जितने लोग उपस्थित थे उसमें सबसे कम उम्र के डॉक्टर अंबेडकर थे, जिनकी उम्र उस समय 39 वर्ष हो रही थी। लेकिन योग्यता के मामले में जितने भी उपस्थित लोग थे उनकी योग्यता सबसे आगे थी। कोई उसमें डॉक्टर ऑफ साइंस नहीं था, केवल डॉक्टर अंबेडकर ही डॉक्टर ऑफ साइंस थे। तो साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में अपने विचार, अपने भाषण को कैसे रखे, क्या बोले, इसको हमने चुभन और दर्द
सहानुभूति और अनुभूति, चुभन और दर्द, सहानुभूति और अनुभूति पुस्तक में सम्मिलित किया है, जिसको मैं आप लोगों के सामने हूबहू पढ़ूंगा और बोलूंगा। आप इसे सुन समझकर विचार करेंगे। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के 12 नवंबर 1930 इंग्लैंड में दिए गए भाषण को मैं बोल और पढ़ रहा हूँ। आप सुने, समझें। डॉक्टर अंबेडकर का भाषण। आज मैं जिन लोगों की प्रतिनिधि की हैसियत से यहाँ खड़ा हूँ, उनकी संख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। आज मैं जिन लोगों के प्रतिनिधि की हैसियत से यहाँ खड़ा हूँ, उनकी संख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। यानी इंग्लैंड या फ्रांस की जनसंख्या के बराबर है। यानी इंग्लैंड और फ्रांस की जनसंख्या के बराबर है। लेकिन आज उन्हें दास या गुलामों की दयनीय दशा में लापटका है। हम लोग अंग्रेजों के शासन से पहले छुआछूत के कारण बहुत ही घृणित हालत में थे। हमारा जीवन नारकीय था। क्या अंग्रेज सरकार छुआछूत मिटाने के लिए कुछ किया? क्या अंग्रेज सरकार छुआछूत मिटाने के लिए कुछ किया? हमारी हालत सुधारने के लिए कुछ किया? हमारी हालत सुधारने के लिए कुछ किया? पहले हम गांव के कुओं से पानी नहीं भर सकते थे। हमारे इस मानवीय हक को हासिल कराने के लिए अंग्रेज सरकार ने कुछ किया? हमारे इस मानवीय हक हासिल कराने के लिए अंग्रेज सरकार कुछ किया? अंग्रेजी राज से पहले हम मंदिरों में दर्शन नहीं कर सकते थे। क्या हम मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं? अंग्रेजी राज से पहले पुलिस में हमारी भर्ती नहीं हो पाती थी। क्या ब्रिटिश सरकार हमें पुलिस दल में शामिल करती है? क्या ब्रिटिश सरकार हमें पुलिस दल में शामिल करती है? पहले हम सेना में भर्ती नहीं हो सकते थे। पहले हम सेना में भर्ती नहीं हो सकते थे। तो क्या अंग्रेज सरकार हमारे लिए यह रास्ता खोला है? इन सवालों में से किसी का उत्तर हाँ में नहीं है। इन सवालों में से किसी का उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता। क्या अंग्रेजी राज के 150 सालों में सरकार ने हमारे जख्मों पर मलहम लगाया? जो भारतीय समाज व्यवस्था ने हमें दिया था। ब्रिटिश राज में भी हमारी हालत जैसी थी वैसे ही है।
ऐसी सरकार से हमारा क्या भला होगा? ऐसी सरकार से हमारा क्या भला होगा? आज भी ये छूट अंग्रेजी सरकार की जगह जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का राज चाहते हैं। आज अछूत भी अंग्रेजी सरकार की जगह जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का राज चाहते हैं। हाँ, यह वही सरकार है जिसे मालूम था कि पूंजीपति लोग कामगारों को उचित मजदूरी नहीं देते, काम की बेहतर स्थितियों की मांग को ठुकराते चले आ रहे हैं। हाँ, यह वही सरकार है जिसे मालूम था कि पूंजीपति लोग कामगारों को उचित मजदूरी नहीं देते और काम के बेहतर स्थितियों को मांग को ठुकराते चले आ रहे हैं। हाँ, यह वही सरकार है जिसे मालूम था कि जमींदार जनता के खून चूस रहे हैं, फिर भी इस सरकार ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने की कोशिश नहीं की, जिनके कारण पिछड़े हुए लोगों का जीवन सदियों से अभाव में चल रहा है। मजदूर किसान का शोषण करने वाले पूंजीपति और जमींदार की रक्षक सरकार हम नहीं चाहते। मजदूर किसान का शोषण करने वाले पूंजीपति जमींदार की रक्षक सरकार हम नहीं चाहते। मजदूर किसान का शोषण करने वाले पूंजीपति और जमींदार की रक्षक सरकार हम नहीं चाहते। हालांकि सरकार के पास इन बुराइयों को खत्म करने का कानूनी शक्ति थी। बुराइयां को अंत करके आर्थिक जीवन बदला जा सकता था, लेकिन उसे डर था कि ऐसा हस्तक्षेप करने से प्रतिरोध पैदा होगा। हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसकी सत्ता में बैठे हुए लोग देश के हित के लिए काम करें। हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसकी सत्ता में बैठे हुए लोग देश के हित में काम करें। हमें ऐसी सरकार चाहिए जहां सत्ता में बैठे हुए लोग यह जानते हुए कि निष्ठा या आस्था कहां खत्म हो जाएगी और परलोक कहां शुरू हो जाएगा, फिर भी न्याय और समय की जरूरत को देखते हुए सामाजिक आर्थिक जीवन की आचार संहिताओं को बदलने में हिचकिचाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। अर्थात ऐसी सरकार जो सामाजिक और आर्थिक समाधान बिना किसी लोभ डर से करे। अर्थात ऐसी सरकार जो सामाजिक और आर्थिक समाधान बिना किसी लोभ डर से करे। हमारे दुखों का हमारे सिवाय और कोई नहीं मिटा सकता। हमारे दुखों का हमारे सिवाय और कोई नहीं मिटा सकता। हम भी तब तक इन्हें दूर नहीं कर सकते जब तक कि हमारे हाथों में राजनीतिक सत्ता नहीं आ जाए। हम भी तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक कि हमारे हाथों में राजनीतिक सत्ता न आ जाए। दलित वर्ग ऐसी सरकार चमत्कार देखने के लिए लंबे से इंतजार कर रहा है, लेकिन अब और अधिक इंतजार किया जाना संभव नहीं है। दलित वर्ग ऐसी सरकार
ऐसी सरकारी चमत्कार को देखने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा है, लेकिन अब और अधिक समय तक इंतजार किया जाना संभव नहीं है। शक्ति का प्रयोग तात्कालिक होता है, यानी सिर्फ अस्थायी होता है। शक्ति का प्रयोग तात्कालिक होता है, यानी अस्थायी होता है। वह जमाना बीत गया जब आप जो फैसला करते थे भारत उसे स्वीकार कर लेता था। अब वक्त वापस नहीं आएगा। वह जमाना बीत गया जब आप जो कोई फैसला करते थे भारत उसे स्वीकार कर लेता था। अब वह वक्त वापस नहीं आएगा। देश के वर्तमान तेवर को देखते हुए देखते हुए देशवासियों को ऐसा संविधान मान्य नहीं होगा जिसे भारत की जनता स्वीकार नहीं करती है। देश के वर्तमान तेवर को देखते हुए देशवासियों का ऐसा कोई संविधान मान्य नहीं होगा जिसे भारत की जनता स्वीकार नहीं करती हो। यदि आप चाहते हैं कि नया संविधान सफल साबित हो तो उसमें जनता की भावनाओं की सहमति जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि नया संविधान सफल हो तो उसमें जनता की भावनाओं की सहमति जरूर हो। उस समय डॉक्टर अंबेडकर की भाषण समाप्त होती है। उस समय डॉक्टर की उम्र 39 वर्ष थी। गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित लोगों में सर्वाधिक डिग्री इनके पास थी। डॉक्टर ऑफ साइंस कोई नहीं था। सभी डिग्री अमेरिका, इंग्लैंड के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी की थी। उस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधि थे। उस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधि थे, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी प्रतिनिधि थे। 89 सदस्यों में ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रतिनिधि थे। स्वयं प्रधानमंत्री उसका अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण पर प्रतिक्रिया। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण से सभी सदस्य बहुत प्रभावित हुए। उनके भाषण के साहस, निर्भीकता, तर्क तथ्य थे। उनके भाषण में साहस, निर्भीकता, तर्क तथ्य थे। जोश के साथ अछूतों की पीड़ा, देशवासियों की गुलामी की वेदना थी। जोश के साथ अछूतों की पीड़ा, देशवासियों की गुलामी की वेदना थी। ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना थी। ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना थी। करोड़ों अछूतों के मानवीय हकों का आवाज़ थी। करोड़ों अछूतों के मानवीय हकों की आवाज़ थी, जो देश की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करता था। तो साथियों, डॉक्टर अंबेडकर की यह एक ऐतिहासिक भाषण है जो हमेशा जीवित रहता है। जब भी अंबेडकर की बात आती है तो डॉक्टर अंबेडकर के गोलमेज सम्मेलन में दिए गए भाषणों, उनके विचारों, उनके तथ्यों, उनके तर्कों, उनके सत्य को जानकर पूरे विश्व में इसकी चर्चा बहुत हुई। उस समय के स्थितियों में डॉक्टर अंबेडकर 39 वर्ष की अवस्था में अपनी बात इस रखी थी और भारत में इसका बहुत स्वागत हुआ था। गांधी को कहना पड़ा था कि अंबेडकर भारत के सच्चे देशभक्त हैं।
साथियों, यह भाषण का क्रम, उसके संबंध में चर्चा यहीं समाप्त होता है। अंत में जय विज्ञान, जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। जय भारत, जय विश्व। धन्यवाद। सभी को शुभकामना।